डियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप हमारे देश के थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद अब बस दूसरे व्यक्ति होंगे जिनको ये सम्मान दिया गया है। आपकी पार्टी अपने बलबूते पे 240 सीटें जीती और देश में उसको करीब 36.56% वोट्स मिले, यानी कि 1/3 एलिजिबल वोटर्स ने आपकी पार्टी को वोट किया। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में अपनी विक्ट्री स्पीच में आपने कहा कि आज बड़ा मंगल है जब एनडीए सरकार तीसरी बार सत्ता में आएगी। आज बड़ा मंगल है। आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन आपकी गाइडिंग लाइट होगी। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। आपने कहा कि हिस्टोरिक डिसीजंस लिए जाएंगे आपके थर्ड टर्म में। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और आपने कहा कि हमारे इलेक्शंस डेमोक्रेसी की सेलिब्रेशन है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। क्योंकि आपने डेमोक्रेसी की तरफ अपनी कमिटमेंट दिखाई है। मैं एज अ सिटीजन आपको कई बातें कहना चाहता हूँ। ये वीडियो इसके बारे में नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने इतनी सारी सीटें कैसे जीती उत्तर प्रदेश में, बीजेपी फैजाबाद की सीट कैसे हार गई, या फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी का क्लीन स्वीप कैसे रहा। इन मुद्दों की चर्चा तो होती रहेगी जब पोस्ट पोल सर्वे रिजल्ट रिलीज होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि आप हमारे देश के थर्ड टाइम प्रधान सेवक बने हो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने टर्म में करनी चाहिए और कौन सी चीजें जो नहीं करनी चाहिए। पहले स्टार्ट करते हैं उन चीजों से जिनको हमारे देश की सख्त जरूरत है। सबसे पहले नौकरियां। इस वीडियो को देखो। 4 साल से पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंखार बाल था। आज देखिए, हमें मूवीज देखने की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि नौकरियां आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कितनी जरूरी होती है। हरियाणा में तो एक पॉलिटिकल इशू बन गया है। कई लड़कों को नौकरियां नहीं मिल रही, इस वजह से उनकी शादी भी नहीं हो रही। वीरेंद्र सांगवान, जिन्होंने समस्त अविवाहित पुरुष समाज क्रिएट किया, उन्होंने कहा कि उनके जैसे लोग एक अपमानजनक जिंदगी जी रहे हैं, मानो पूरा समाज उन पर हंसता है। इसलिए नौकरियां बस पैसों के बारे में नहीं होती, बल्कि डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में होती है। जब हम हमारे स्टेटिस्टिक्स पर नजर डालेंगे, पिक्चर तो बहुत अच्छी दिखती है। पिछले 6 सालों के दौरान गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017 में 6% से 2022 में 3.2% तक गिर गई है। मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स में बस सरकारी डेटा यूज कर रहा हूँ, ना कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा, जिस डेटा को इंडियन सरकार ने कहा था कि वो अनरिलायबल है। तो कम से कम आपके और मेरे बीच डेटा सोर्स के बारे में कोई विवाद नहीं होगा। तो ऊपर तो लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुई है, पर प्रधानमंत्री जी जब आप गहराई में जाओगे सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है। सबसे पहले यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, नौजवानों में बेरोजगारी 3 गुना ज्यादा है जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन से। जहां जनरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट सरकार की खुद की रिपोर्ट के हिसाब से करीब 10% है। सबसे गंभीर बात यह है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट उन नौजवानों में सबसे ज्यादा है जो एजुकेटेड है। जहां नॉन लिटरेट लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट बस 0.2% है, उन लोगों में जिन्होंने सेकेंडरी पास किया है अनएम्प्लॉयमेंट 7.3% है। इसका मतलब बस एक है कि हमारे देश में नौकरियां तो हैं, पर वो नौकरियां नहीं है जिनके बारे में हमारा पढ़ा लिखा नौजवान सपने देखता है। उनका सपना ये नहीं कि वो जोमैटो में एक डिलीवरी बॉय की तरह काम करे या फिर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बन जाए। उनका सपना उससे ज्यादा है, और यही सपना गुस्से में तब्दील होता है, जो आपने इलेक्शंस में देखा ही होगा। अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यूथ और वर्किंग प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा। अब गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी वो तो हमें नहीं पता, पर कम से कम आप कई स्टेप्स उठा सकते हो। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करने जा रहा हूँ 3 घंटे की पेड मास्टर क्लास AI और ChatGPT पर, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। वैसे ये मास्टर क्लास पेड होती है, पर पहले 1000 लोग के लिए बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वर्कशॉप से आप सीख सकते हो कि ज्यादा एफिशिएंट, वैल्यूएबल और इररिप्लेसेबल कैसे आप बन सकते हो फ्यूचर में। अपस्किल करना तो सबके लिए जरूरी है, तो आपको भी ऐसे ही कदम उठाने होंगे। इस वर्कशॉप में प्रॉम्प्टिंग और AI की कई और टेक्निक सिखाई जाएंगी आपको, जो बहुत कम लोगों को पता होती है। तो चाहे आप HR में हो, मार्केटिंग में हो, ऑपरेशंस में हो, या फिर एक फाउंडर या फिर फ्रीलांसर हो, सबका भला होगा इस वर्कशॉप से। इस वर्कशॉप को 1 मिलियन से ज्यादा लोग ले चुके हैं। यहाँ आप सीख सकते हो कि कैसे AI की मदद से आप जॉब्स ढूंढ सकते हो, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सेल शीट्स के जरिए मिनटों में सॉर्ट कर सकते हो, अपना रेज्यूमे यूनिक कैसे बना सकते हो, प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हो, और कैसे कुछ ही मिनट्स में आप वीडियोस और एड्स के आइडियाज ढूंढ सकते हो। तो जल्दी एनरोल करो, क्योंकि ये वर्कशॉप बस पहले 1000 लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आते हैं वीडियो पर वापस।
और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे, क्योंकि हम एक गांव से बिलोंग करते थे सर। मेरे माता पिता की भी सपना थी, गांव में हम क्यों लोगों को भी बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया, मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। पर जब आप डेटा पर और गहराई से नजर डालोगे आपको समझ आ जाएगा कि हमारे देश में बेरोजगारी कम हुई क्यों है। ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे नौजवान को बहुत अच्छी नौकरियां मिल गई हैं, बल्कि इस वजह से हुई है कि उनको नौकरी नहीं मिली है, इसलिए वो पापा मम्मी के साथ काम कर रहे हैं। हमारी सरकार 3 तरीके के वर्कर्स को आइडेंटिफाई करती है: रेगुलर सैलरी के लोग, कैजुअल वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड। बेरोजगारी इस वजह से नहीं बढ़ी क्योंकि कई लोग रेगुलर सैलरीड बन गए, बल्कि इस वजह से बढ़ी है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन गए। अब आप में से कई लोग बोलोगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड होना तो अच्छी बात है ना। इस सिचुएशन में नहीं, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड में भी एक कैटेगरी है जिसको हमारी सरकार कहती है अनपेड हेल्पर्स इन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस, यानी कि वो लोग जो अपने फैमिली के बिजनेस में काम कर रहे हैं पर उनको कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो बेसिकली देश के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी लेने जाते हैं, उनको कोई मिलती नहीं है, इस वजह से वो पापा की दुकान में बैठने लग जाते हैं। और यही कारण है कि देश में बेरोजगारी कम हो रही है। पर क्या इससे रोजगार की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? इसी वजह से इंडिया की ग्रोथ को कहा जाता है जॉबलेस ग्रोथ। ऊपर से देखोगे तो सिचुएशन बहुत अच्छी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो रही है और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बढ़ रही है, यानी कि और लोग नौकरी ढूंढने की तलाश में हैं। पर जब पर्दा निकालोगे पता चलेगा कि सिचुएशन एक्चुअली है क्या। बहुत दुख की बात है कि आपकी सरकार तो रिकॉग्नाइज भी नहीं करती कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। 2019 में एक एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आपकी सरकार ने तैयार करी थी, पर आपने उसको रोक दिया था पब्लिश होने से। थैंकफुली वो रिपोर्ट लीक हो गई, जिसमें पता चला कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ी नोटबंदी के बाद। पर क्योंकि एक साल में 2019 के जनरल इलेक्शंस आने वाले थे, आपने ये रिपोर्ट कभी पब्लिक करवाई नहीं। अब हमारे देश में जॉब्स की प्रॉब्लम कोई एक चीज से सॉल्व नहीं होगी, हमें पेपर लीक्स को रोकना होगा, जिससे लाखों नौजवान तंग आ चुका है। बार में पेपर लीक होते हैं, कैसे हो जाते हैं, फिर गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? हमें ITIs को बदलना होगा क्योंकि उनकी प्लेसमेंट रेट सिंगल डिजिट्स में है। हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना होगा, जिससे हमारे देश का कॉलेज सिस्टम फाइनली रिफॉर्म करे। और फाइनली एक चीज है जो आपके फुल कंट्रोल में है। बहुत ही फनी चीज है कि हमारे देश में जहां लाखों लोग सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, उसी समय हमारी सरकार में लाखों वैकेंसीज हैं। पिछले साल यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट को कहा था कि यूनियन गवर्नमेंट में करीब 10 लाख पोस्ट वेकेंट है। इसमें सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, सेंट्रल PSUs और नेशनल बैंक्स भी शामिल हैं। होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किया कि BSF, CRPF और दिल्ली पुलिस में करीब 1,10,000 वैकेंसीज हैं। रेलवे ने कहा कि 1 जुलाई 2023 तक उधर 2,60,000 वैकेंसीज हैं। अब एक रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज से जो आधी वैकेंसीज थी वो तो भर गई, पर जो आधी बची है उनका क्या? आपकी सरकार ने कई रोजगार मेलाज लगाए इन वैकेंसीज को भरने के लिए, पर वो काफी नहीं है। इस साल के रोजगार मेले में बस 1 लाख अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए। जो 9 लाख वैकेंसीज बची हैं उनका क्या? ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है कि हमारे देश में जहाँ रोजगार की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, सेंट्रल सरकार में 10 लाख वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज। अब आप शायद ये कहो कि हमारे देश में बहुत ज्यादा सरकारी एम्प्लॉयज हैं, पर रिसर्च ने दिखाया कि हमारे देश में इनफ एम्प्लॉयज नहीं है। हर 1000 लोगों के लिए हमारे देश में बस 16 सरकारी एम्प्लॉयज हैं। चाइना में नंबर 57 है और US में 77। सरकार के कई डिपार्टमेंट्स में बहुत कमी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। जब तक हम ये वैकेंसीज भरेंगे नहीं, तब तक सिटीजन्स का भी भला नहीं होगा। जैसे 2023 के सरकारी डेटा के हिसाब से देश में करीब 85,000 ट्रैफिक पर्सनल है, यानी कि एक ट्रैफिक पुलिस 3,300 गाड़ियों को मैनेज करती है। जबकि ट्रैफिक एक्सपर्ट MN श्रीहरि ने कहा है कि ये नंबर 1:1000 होना चाहिए। फरवरी 2023 में RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि हमारे देश में सभी लोग नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं। दुनिया में कोई भी समाज 30% से ज्यादा नौकरियां नहीं क्रिएट कर सकता। ये कहना था RSS चीफ का। पर थैंकफुली मोहन भागवत हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे, प्राइम मिनिस्टर आप बन रहे। और आप भी जानते हैं कि हमारे नौजवान के लिए रिस्पेक्टेबल और डिग्निफाइड नौकरी ढूंढना कितना जरूरी है। बेरोजगारी के बाद जो दूसरा मुद्दा है वो है महंगाई का। कहा जाता है कि महंगाई की वजह से सरकारें गिर जाती हैं। महंगाई एक मेजर कारण था जिसकी वजह से 2014 में UPA सरकार भी गिर गई थी। पर प्रधानमंत्री जी, महंगाई के बारे में आपने हाल ही में सुना ही होगा। इलेक्शन के एक दिन बाद अमूल ने ½ लीटर पैकेट के दाम 1 रुपए से बढ़ा दिए और सभी और पैकेट्स पर हर लीटर के 2 रुपए से बढ़ा दिए। मदर डेयरी ने भी दिल्ली NCR में पर लीटर 2 रुपए से दूध के दाम बढ़ा दिए।
जब मेरी टीम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में गई थी हमारी डॉक्यूमेंट्री शूट करने, तब कई लोगों ने महंगाई के बारे में बात करी थी। सर महंगाई इतनी है, अब पहले रूम में जो है 1500 रुपए का मिलता था, इस समय सर 6 से 7,000 का रूम है, 8,000 रुपया मांगते हैं। फिर मकान मालिक बिजली के बिल लेते हैं सर 10 रुपये यूनिट, 8 रुपये यूनिट। अनफॉर्चुनेटली बेरोजगारी की तरह महंगाई पर भी आपकी सरकार ने चुप्पी साध ली। आपकी सरकार के डेटा के हिसाब से इस साल अप्रैल के महीने में रिटेल इन्फ्लेशन तो कम हो गई 4.83% तक, क्योंकि पेट्रोल के दाम कम हो गए, पर फूड इन्फ्लेशन 8.7% थी। अनफॉर्चुनेटली ये इन्फ्लेशन भी रूरल इलाकों में अर्बन इलाकों से ज्यादा थी, इसलिए आप भी सरप्राइज नहीं होंगे कि कितने रूरल इलाकों में आपको वोट्स नहीं मिले। अब महंगाई भी कोई सह सकता है अगर उनकी इनकम बढ़ रही है तो। जैसे सबसे बड़ा वादा जो आपकी सरकार ने किया था वो था कि 2022 तक आप किसानों की इनकम डबल कर दोगे। देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। अब अनफॉर्चुनेटली आपकी सरकार ने लेटेस्ट डेटा रिलीज नहीं किया है। जो हमारे पास डेटा है वो 2015 से 2019 का है, और उस डेटा के हिसाब से जहां 2015 में किसानों की हर महीने की इनकम 8,000 रुपए थी, 4 साल के अंदर वो बस 10,000 रुपए हुई है, और इसमें इन्फ्लेशन शामिल है। अब इनकम तो उतनी बड़ी नहीं है, पर जो कर्ज है वो जरूर बढ़ गया है। SBI डेटा के हिसाब से 2012-2018 के बीच एक एवरेज किसान पर कर्ज 32,000 से 60,000 तक पहुंच गया है। आपकी सरकार पिछले 10 सालों के दौरान GDP से ऑब्सेस्ड रही है, पर कोई एक इकोनॉमिक इंडिकेटर हमारे देश की सिचुएशन नहीं बता सकता, और वो भी GDP जैसा इंडिकेटर जिसमें सरकार की इन्वेस्टमेंट्स और कुछ बिजनेसमैन का योगदान भी शामिल होता है। इकोनॉमिस्ट जॉन ड्रेज ने कहा था कि ऐसा देश जहां 65% लोग गांव में रहते हैं, हमें GDP पर ध्यान नहीं बल्कि रियल रूरल वेज ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। रियल रूरल वेज ग्रोथ से हमें पता चलेगा कि इन्फ्लेशन को हटाकर क्या हमारे गांव में लोगों का भला हो रहा है या फिर नहीं। और अगर हम आपकी सरकार के रिकॉर्ड के बारे में बात करें रियल रूरल वेज ग्रोथ पर, तो वो इतना अच्छा नहीं है। इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी ने दिखाया कि UPA 1 के दौरान रियल एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल वेजेस 0.2% और -0.9% से ग्रो करी थी। UPA 2 के दौरान इन नंबर्स में हमें बढ़ोतरी दिखी और ये हो गई 8.6 और 6.9%। NDA 1 के दौरान ये ग्रोथ रेट्स गिरकर 3 और 3.3% हो गए, और NDA 2 में तो ये नंबर्स -0.6 और -1.4% हो गए। यानी कि आपके सेकंड टर्म के दौरान गाँव के लोगों की सिचुएशन बद से बदतर हुई है। इसीलिए हमें रूरल वेजेस पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि उनका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है विलेज इकोनॉमी पर। हिमांशु जो एसोसिएट प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के JNU में, उन्होंने कहा था कि 2007 और 2012 के बीच जब रूरल इनकम तेजी से बढ़ी, तब कई लोगों ने अपने कच्चे घर पक्के कर दिए। इस वजह से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की डिमांड बढ़ी, और जब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की डिमांड बढ़ी, उन कर्मचारियों को भी पैसा मिला। सबसे बेस्ट तरीका गाँव में नॉन फार्म इनकम्स को इंक्रीज करने का है मनरेगा को ढंग से एग्जीक्यूट करना, पर इस चीज के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा दिए, पर आपकी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा खर्च ही नहीं किया है। पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट ने दिखाया कि 2023 के साल के लिए मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट ने 1.1 लाख करोड़ रुपए मांगे थे इस प्रोग्राम के लिए, पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 50,000 करोड़ रुपए कम दिए। सेम रिपोर्ट ने ये भी दिखाया कि जो डेली वेजेस है इस प्रोग्राम में वो काफी नहीं है। इकोनॉमिस्ट जॉन ड्रेज ने दिखाया कि पिछले 15 सालों में जो रियल वेज है वो बढ़ी है ही नहीं। नॉन फार्म इनकम्स के अलावा हमें फार्म इनकम भी बढ़ानी होगी। इस चीज के लिए हमें बेहतर डेटा चाहिए, क्योंकि हमारे किसान मोस्टली उनके पास जमीन नहीं होती, वो लैंडलेस लेबरर्स हैं, वो किसी और की जमीन में काम करते हैं। पर पता है प्रॉब्लम क्या है कि आपकी सरकार पिछले 140 सालों में पहली सरकार है जिसने सेंसस टाइम पर नहीं करवाया। इस देश ने 2 वर्ल्ड वॉर झेली हैं और 4 जंगें हुई हैं हमारी पाकिस्तान के साथ, पर तब सेंसस नहीं रुका था। पर आपकी सरकार ने सेंसस को हर बार टालने की कोशिश करी है। 2021 में वो टला कोविड की वजह से, जो जस्टिफाइबल है, पर उसके बाद हर साल ये सेंसस टलता ही रहा। जब तक हमें डेटा ही नहीं मिलेगा हमारी पॉपुलेशन के बारे में, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तीसरी चीज जिस पर आप होपफुली ध्यान देंगे वो है कि हमारा देश एक क्लाइमेट इमरजेंसी से गुजर रहा है। हाँ, मैंने शब्द इमरजेंसी बहुत सोच समझ के यूज किया है। आप दिल्ली में रहते हैं और आप जानते ही होंगे कि उधर 25 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड टेम्परेचर गया है,
आप कई समय से कैंपेनिंग कर रहे थे, तो आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश में कितनी गर्मी देखने को मिली। 31 मई को पोलिंग के एक दिन पहले करीब 30 से ज़्यादा इलेक्शन ऑफिशियल्स की मौत हो गई बिहार, यूपी और उड़ीसा में हीट स्ट्रोक की वजह से। मई 2024 हमारे प्लैनेट का सबसे गर्म महीना था हमारे इतिहास का। असम जैसे इलाकों में जहां लोग एसीज कभी नहीं खरीदते थे, अब वो खरीदने लग गए। असम की टी इंडस्ट्री को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी प्रोडक्शन गिर गई है। जहां गर्मियों के महीने में कई इलाकों में हीट वेव्स देखने को मिल रही है, बरसात के महीनों में गुजरात और राजस्थान जैसे इलाकों में एक्सेसिव रेनफॉल हमें देखने को मिल रही है, जिससे एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे देश में हीट वेव्स की संभावना 30 गुना बढ़ गई है। HSBC के एक एनालिसिस ने दिखाया कि क्लाइमेट चेंज के मामले में इंडिया सबसे ज्यादा वल्नरेबल देश है दुनिया में, क्योंकि हमारी कोस्ट लाइन्स लंबी हैं और कई लोग खेती पर निर्भर हैं पैसों के लिए। इसी वजह से हमें क्लाइमेट चेंज को हमारे देश की एक प्रायोरिटी बनाना होगा। अब आपकी सरकार ने हीट वेव एक्शन प्लान जरूर बनाया है जो दिखाते हैं कि हीट वेव्स के दौरान हम लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, पर इन प्लान्स में एक चीज मिसिंग है। ये शहरों के डिजाइन के बारे में बात ही नहीं करते, जबकि रिसर्च ने क्लियरली दिखाया है कि शहरों में ज़्यादा हीट वेव्स होती हैं हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से, क्योंकि शहरों में बस आपको कंक्रीट दिखता है और इतने पेड़ पौधे नहीं होते। इस वजह से गर्मी और बढ़ जाती है। इस वजह से वो लोग जो गर्मी में काम कर रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या फिर ठेले वाले, वो एक हीट स्ट्रोक के शिकार हो सकते हैं। तो इन हीट एक्शन प्लान्स में हमें लॉन्ग टर्म अर्बन प्लानिंग इंक्लूड करनी होगी। आपकी मिनिस्ट्रीज को हमारे शहरों को अकाउंटेबल रखना होगा, पर ये बस ऑर्डर देकर नहीं होगा। आपको अपनी फाइनेंशियल और पॉलिटिकल पावर डिसेंट्रलाइज करनी होगी। हमारे देश के शहरों को दिल्ली से रूल नहीं किया जा सकता, बल्कि हमें और पावर देनी चाहिए म्युनिसिपैलिटीज को, ताकि वो लोकल कंडीशंस के हिसाब से अपना अपना प्लान बना सके। हमारा बस 3% बजट लोकल सरकारी लेवल पर खर्च होता है, जबकि चाइना में ये नंबर 50% है। बजट के मामले में चाइना इंडिया से 17 गुना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। ऐसी चीज़ें ही हमें देश में करनी चाहिए ताकि सिटी में म्युनिसिपैलिटीज़ को ज़्यादा पावर मिले और शहरों को कोई दिल्ली में बैठा प्राइम मिनिस्टर या फिर स्टेट कैपिटल में बैठा चीफ मिनिस्टर ना गवर्न करे। सबसे बड़ा क्लाइमेट इम्पैक्ट तो किसानों पर होगा। मैंने अपने पंजाब के फाइनेंशियल क्राइसिस के वीडियो में बात करी थी कि बहुत अजीब बात है कि पंजाब जैसी स्टेट में जहाँ ग्राउंड वाटर की कमी है, उधर किसान वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जैसे धान और गेहूँ उगाते हैं। इन क्रॉप्स पर MSP इतनी ज़्यादा है कि किसान दूसरी फसल उगाना ही नहीं चाहते, और स्टेट सरकार का जो भी पैसा आता है वो इन किसानों की बिजली सब्सिडीज में चले जाता है। इसलिए पंजाब जैसी स्टेट्स में क्रॉप डिवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। इस चीज़ के लिए हमें MSP रजीम को चेंज करना होगा। पर अनफॉर्चुनेटली आपका ट्रस्ट किसानों के बीच इतना कम है कि कोई भी सीरियस रिफॉर्म लाना बहुत मुश्किल है। अभी ये सस्पिशन, किसानों के बीच में जो डर है आपके खिलाफ, वो कई बार प्रोटेस्ट में देखने को मिला है और अब इन इलेक्शन रिजल्ट से भी क्लियर हो गया है। जहाँ रूरल इंडिया में आपको कम सीटें मिली हैं और पंजाब में तो बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई है। इसलिए आपको किसानों का भरोसा जीतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस भरोसे के बाद ही कोई रिफॉर्म क्रिएट हो पाएगा। एक छोटी सी चीज़ जो आप कर सकते हो वह कि आपकी पार्टी और सरकार में कई लोग किसानों को एंटी इंडियन या फिर खालिस्तानी का दर्जा दे देते हैं अगर वो प्रोटेस्ट करने लग जाए। अगर आप उनका मुंह बंद करवा दोगे तो शायद ये ट्रस्ट आप रीगेन कर पाओ। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिनकी हमारे देश को ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग है हिंदू मुस्लिम विवाद। हमने एक एनालिसिस करी थी आपकी स्पीचेस के बारे में और हमने देखा कि आपकी एंटी मुस्लिम स्पीचेस हर फेज के बाद बढ़ती रही। पहली फेज में आपकी बस 7% स्पीचेस में मुस्लिम्स को एक नेगेटिव लाइट में दिखाया गया, फेज 2 में 13% और फेज 3 में 21%। 21 अप्रैल 2024 को राजस्थान के बांसवाड़ा इलाके में तो आपने कई हदें पार कर दी थी, जब आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से पैसा छीनकर मुस्लिम्स को देना चाहती है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपने उनको अर्बन नक्सल बुलाया और ये भी कहा कि महिलाओं का मंगलसूत्र भी छीना जाएगा। ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे।
थैंकफुली आपकी पार्टी वो सीट हार गई, जिससे शायद आपकी पार्टी को ये मैसेज मिले और आपको ये मैसेज मिले कि ऐसी विवादित और टॉक्सिक स्टेटमेंट देने से ज़्यादा वोट्स नहीं मिलते। अगर मेरी नहीं तो आपके पार्टी के एक फेवरेट एंकर की बात मान। नया जो सबक है वो ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते और ये बात बीजेपी को अब समझ लेनी चाहिए। बहुत आयरॉनिक बात ये भी है कि आपकी पार्टी फैजाबाद की सीट हार गई, जहां राम मंदिर बना है। बीजेपी के एक लीडर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आपकी पार्टी के सेंट्रल लीडर्स ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड थे। अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो क्या हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र बिक जाएगा? नहीं बिकेगा, ये गलत बात है। उत्तर प्रदेश के रूरल इलाकों में गाय का कहर है, क्योंकि वो किसानों की फसल नष्ट करती रहती हैं। उधर इनकम नहीं है, नौकरियां नहीं है और महंगाई बहुत ज्यादा है। पर इन मुद्दों की बजाय आपका और आपकी पार्टी का फोकस राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम टॉक्सिसिटी पर था। जब प्रधानमंत्री खुद ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो लोगों को फ्रीडम मिल जाता है कि वो भी ऐसा जहर घोल सकते हैं। ये मैंने खुद देखा एक्सटेंडेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जहाँ ऐसा डिवाइड क्रिएट करना अब बहुत आम बात हो गई है। ऐसी चीजें करने से आपकी पार्टी के लो लेवल लीडर्स को भी एक मैसेज जाता है कि जो जितना ज्यादा जहर घोलेगा उसको ज्यादा अटेंशन मिलेगा। इसलिए बीजेपी लीडर्स नवनीत राणा और माधवी लता मस्जिदों के सामने ऐसी करतूतें कर रही थी। किस चीज के लिए? बस अटेंशन पाने के लिए। अब थैंकफुली वो दोनों अपनी सीटें हार गई। पर आप भी स्मार्ट हो और आप जानते हो कि जब आपको पीसफुल चीजें बोलनी होती है आप पीसफुल चीजें बोलते हो। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। और जब जहर घोलना होता है आप जहर घोलते हो। घुसपैठियों को बांटेंगे। पर सत्ता के लिए देश की राजनीति को इतनी लो लेवल में लाने की जरूरत नहीं है। सभी पॉलिटिशियंस को डेवलपमेंट एजेंडा पर फोकस करना चाहिए और ना कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर। अनफॉर्चुनेटली आपके सरकार के दौरान आप में एक विश्वास आ गया था कि सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है, चाहे एक लीडर को अरेस्ट करना हो या फिर एक लीडर को खरीदना हो। आपने अपने और अपनी पार्टी के मॉरल्स कॉम्प्रोमाइज कर दिए पॉलिटिकल पावर के लिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बीजेपी की वॉशिंग मशीन। क्या आप पर ईडी सीबीआई कार्यवाही कर रही है? डोंट वरी, बीजेपी वॉशिंग मशीन यूज करो और अपने पुराने दाग धब्बे धो डालो। 2014 के बाद 121 पॉलिटिशियंस पर ईडी की इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जिसमें से 115 ऑपोजिशन लीडर्स थे, यानी कि 95%। मैंने अपने वॉशिंग मशीन वीडियो में दिखाया था कि कैसे 10 साल पहले 30 मार्च 2014 को आपने एक स्पीच दी थी महाराष्ट्र के नांदेड़ इलाके में। इस स्पीच में आपने अटैक किया था अशोक चव्हाण के खिलाफ, जो उस समय करप्शन इन्वेस्टिगेशन में फंसे हुए थे आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में। अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां तक नहीं कहा था? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? पर 10 साल बाद क्या हुआ? आपने उन्हीं को अपनी पार्टी में इनवाइट कर दिया। अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और ये अटकलें भी लगाई जा रही थी। और देवेंद्र फडणवीस, जो एक समय अशोक चव्हाण के खिलाफ स्पीचेस दे रहे थे, उन्होंने तो ये तक कहा कि अशोक चव्हाण बहुत बड़े लीडर है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्रातलं एक अतिशय ज्येष्ठ नेतृत्व है। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पॉलिटिक्स में गंगा में नाले का पानी आ सकता है, पर नाले में गंगा का पानी नहीं जाना चाहिए। जब तक गंगा में नाला आके मिल रहा है तो दिक्कत नहीं है, नाले में गंगा नहीं जानी चाहिए। पर आपकी पार्टी में अब पता ही नहीं कि गंगा क्या है और नाला क्या है। 2024 के इलेक्शंस में 442 कैंडिडेट्स में से 25% तो 2014 के बाद आपकी पार्टी में आए दूसरी पार्टी से, और इनमें से कई लीडर्स की वॉशिंग मशीन से धुलाई की गई है। थैंकफुली वोटर्स ने दिखाया कि इस वॉशिंग मशीन की भी एक लिमिट होती है, क्योंकि 62% लोग जो दूसरी पार्टी से आपकी पार्टी में आए थे वो अपना इलेक्शन हार गए। तो इसलिए आपके लिए समझना जरूरी है कि मॉरल कॉम्प्रोमाइजेस की भी एक लिमिट होती है, ना उससे इतना पॉलिटिकल फायदा मिलेगा और आपकी छवि भी खराब होगी। कुछ दिन पहले अपनी विक्ट्री स्पीच में आपने कहा कि आपके थर्ड टर्म में फोकस होगा करप्शन रोकने का। 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। पर आप पर कैसे भरोसा किया जा सकता है अगर करप्ट लीडर्स को ही आपने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया? और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू तो आपकी सरकार ने लीगलाइज ही कर दिया करप्शन को। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर इस चीज को रोक दिया, पर आपके वीडियो इंटरव्यूज ने आपने ऐसा कहा जैसे आपकी वजह से ही ये पेपर ट्रेल अब देखने को मिल रही है हमें। ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव का तो खर्चा होता था,
जबकि आपकी सरकार के अटॉर्नी जनरल ने ही सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया था कि सिटीजन्स के पास कोई राइट नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के फंड्स की सोर्सेज जानने की। एक मखौटा पहनने से पॉलिटिक्स में जरूर आपको फायदा मिल सकता है शॉर्ट टर्म, पर जो पब्लिक ट्रस्ट है वो उल्टा खत्म हो जाएगा आप में और आपकी पोजीशन में। इनफैक्ट कार्तिक मुरलीधरन ने अपनी किताब में लिखा है कि पब्लिक ट्रस्ट खत्म होने से ही पॉलिटिशियन सीरियस रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाते। जो आपकी सरकार में इनसिक्योरिटी है उसकी वजह से जो हमारे देश की मीडिया है वो तो एक मजाक बन ही चुकी है। जो मेरी फैमिली में बीजेपी सपोर्टर्स हैं वो भी मीडिया पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उनको भी पता है कि वो सब नालायक है। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ भी प्रधानमंत्री बन जाए। 18 अप्रैल 2018 को आपने कहा था कि क्रिटिसिज्म मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग, पर क्रिटिसिज्म तो हो ही नहीं रहा हमारी मीडिया से। अप्रैल 2024 में न्यूज लॉन्ड्री ने पॉपुलर हिंदी एंकर के 429 टीवी शोज को एनालाइज किया और देखा कि 52% एंटी ऑपोजिशन थे, 27% प्रो मोदी थे, 5.6% हिंदू मुस्लिम विवाद के बारे में थे और बस 1.4% एंटी गवर्नमेंट या फिर प्रो ऑपोजिशन थे। और लास्ट डेटा पॉइंट बस 1.1% एजुकेशन और जॉब्स के बारे में थे। 1.1% जॉब्स और एजुकेशन के बारे में। क्या आपको लगता है कि मीडिया हमारे देश के हित में बात कर रहा है? जॉन ओलिवर का एपिसोड जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा था वो तो जियो सिनेमा ने रिलीज ही नहीं किया देश में। मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। इलेक्शन रिजल्ट के बाद कुछ मीडिया एंकर से थोड़ी सांस लेने लग गए हैं। नया जो सबक है वो ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते और ये बात बीजेपी को अब समझ लेनी चाहिए। आप उनको थोड़ा और फ्रीडम दे दो सांस लेने का, क्योंकि अभी तो वो सारे प्रोपेगेंडा चैनल्स ही बन गए हैं। अब अगर 1.1% टाइम मीडिया चैनल जॉब्स और एजुकेशन पर फोकस करेंगे तो देश का कहां से भला होगा। अब प्रशांत किशोर की इलेक्शन प्रेडिक्शन जरूर गलत रही हो, पर उन्होंने अपने इंटरव्यूज में एक बात कही थी जो मुझे पसंद आई। क्लीसेड हम लोग जो कहते हैं कि पुराने जमाने में राजा भेष बदल के रात में निकलते थे, दैट वन लाइन सम्स अप कि जो राजा होता है ना उसको ये क्यों कहा गया कि भेष बदल के निकलते थे। जब तक वो राजा के भेष में है तब तक उसको सच्चाई नहीं पता चलेगी। हो सकता है कि आपके कानों में सही चीजें बताई नहीं जा रही हूँ, शायद अब समय है उस चीज को चेंज करने का। अगर इधर तक आ गए और आपको वैल्यू मिली तो सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा भी फायदा हो, और ग्रोथ स्कूल की वर्कशॉप को चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वापस। बाय।